Hello everyone, this is me Praveen Tiwari. Today I am going to start series of the videos for Economics Class 12. In this series I will post videos chapter by chapter and topic by topic. I will cover entire economics syllabus class 12 CBSE board. In this video today we will cover syllabus and introduction of macroeconomics. This is the first chapter of the first unit of macroeconomics. So now let us jump to our topic. These are the topics: syllabus, books, introduction, macroeconomics, meaning, micro versus macro, recapitulation, the Great Depression, and two schools, classical versus Keynesian, recapitulation 2. Okay, so firstly we will look our syllabus. Our syllabus is basically divided into three parts. Part A, Introductory Macroeconomics, Part B, Indian Economic Development and Project Work. पूरा का पूरा आपका सिलेबस जो एग्ज़ाम होगा 100 मार्क का होगा, जिसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, 80 मार्क्स एंड 20 मार्क। 80 मार्क आपका थ्योरिकल पोर्शन है, 20 मार्क प्रैक्टिकल पोर्शन है। इस सिलेबस में पार्ट सी आपका प्रोजेक्ट वर्क है। प्रोजेक्ट के लिए स्पेशली सीबीएसई ने गाइडलाइंस दी हैं, कुछ प्रोजेक्ट की लिस्ट भी प्रोवाइड की है। इसका सेपरेट मैं आपको लेक्चर दूंगा। पार्ट ए, इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये इसमें 5 यूनिट्स हैं। नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट, सेकंड लार्जेस्ट यूनिट है 10 मार्क की। मनी एंड बैंकिंग 6 मार्क। डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट, ये लार्जेस्ट यूनिट है पार्ट ए में 12 मार्क। गवर्नमेंट बजट एंड इकोनॉमी 6 मार्क एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट 6 मार्क। इसी तरह आपका इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट, ये भी 3 यूनिट है इसमें, यूनिट 6, 7 एंड 8। इसमें यूनिट 7 जो है लार्जेस्ट यूनिट है, ये 22 मार्क की है। अभी रिसेंटली सीबीएसई ने जो भी सैम्पल पेपर्स दिए हैं वो काफ़ी कॉन्सेप्चुअल है, डिफरेंट है। इसमें केस स्टडीज़ वगैरह इंक्लूडेड है, कुछ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन आंसर्स भी हैं, ग्राफिकल क्वेश्चन आंसर हैं। तो इन सबको देखते हुए हमको अपना सिलेबस समझते हुए आगे स्टडी को कंटिन्यू करना है। कुछ सिलेबस हमारा पार्ट ऑफ टॉपिक्स डिलीटेड है, लेकिन जो पार्ट्स डिलीटेड है वो हमको ऑलरेडी पढ़ना ही पढ़ना है, क्योंकि जैसे कि फॉर एग्जांपल हमको बैंकिंग का कुछ पार्ट्स डिलीट है, फंक्शन जैसे CRR, SLR, लेकिन इसको आगे चल के हमको डिटर्मिनेशन ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट में पढ़ना था, तो हमारे लिए ज़्यादा कुछ डिलीट हुआ नहीं है, हमें उतना ही पढ़ना है जितना पहले पढ़ना था। सो ये हमारा टोटल सिलेबस था। नाउ हम नेक्स्ट पार्ट की ओर अगर देखते हैं, बुक्स, मैं आपको 3 बुक सजेस्ट करता हूँ। इंट्रोडक्टरी मैक्रो इकोनॉमिक्स VK ओरी एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स संदीप गर्ग की, राधा बहुगुणा की। तीनों बुक बेस्ट हैं, लेकिन जो हमारा चैप्टराइजेशन है वो फर्स्ट बुक के अकॉर्डिंग चलेगा, VK ओरी के अकॉर्डिंग। आपके पास भी अगर वो बुक हो तो उसमें चैप्टर हमारा समझ सकते हैं, काफ़ी कुछ स्टडी मटेरियल उसी से लिए गए होंगे। ओके, तो इसमें से कोई भी बुक्स आप सेलेक्ट कर सकते हैं। दीज आर द बुक्स आर बेस्ट बुक इन मार्केट। नाउ अब समझते हैं अपने फर्स्ट चैप्टर को, इंट्रोडक्शन टू मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली होता क्या है, जैसा कि आप लेफ्ट हैंड साइड आप डायग्राम देख सकते हैं, जिसमें एक तरफ ग्रुप बना हुआ है काफ़ी लोगों का और एक तरफ इंडिविजुअल लोगों का ग्रुप बना है। मैक्रो इकोनॉमिक्स, सब पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं। वी ट्राई टू अंडरस्टैंड हाउ टू लेवल ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड, कैसे इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन किया जाता है, एंड हाउ अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी रिमूव्ड, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट को हम कैसे डिटरमाइन करेंगे और अनएम्प्लॉयमेंट को कैसे रिमूव करेंगे। मैक्रो इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। व्हाट आर द एग्रीगेट्स?
ये समझने की चीज़ है। एग्रीगेट का मतलब होता है बहुत सी चीज़ों का कलेक्शन। जैसे फॉर एग्जांपल हम जब इंडिविजुअल पर्टिकुलर पर्सन हमारी और अपनी इनकम की बात करते हैं तो इंडिविजुअल है, लेकिन जब हम एक पूरे के पूरे शहर या फिर कंट्री या फिर स्टेट की बात करते हैं, लोगों की डिमांड की बात करते हैं, तो कलेक्टिव डिमांड की बात करते हैं, दैट इज द एग्रीगेट। इसी तरह एग्रीगेट डिमांड होता है, एग्रीगेट सप्लाई, जिसमें ये बेसिकली बोथ को हम स्टडी करते हैं ये अंडर मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये फिगर भी आपको क्लियरली एक्सप्लेन करता है, इंडिविजुअल एक्सपेंडिचर है, इंडिविजुअल इनकम है, हाउस होल्ड की इनकम है, और ये सबको इंटायरली जब हम कलेक्टिव रूप से काउंट करते हैं, ऐड करते हैं, तो एक या तो हम कहें जीडीपी हम कैलकुलेट कर रहे हैं, या फिर पूरी की पूरी इकोनॉमी की हम डिमांड और सप्लाई की बात कर रहे हैं। उसमें एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, अनएम्प्लॉयमेंट, और ओवरऑल जब इनकम की बात करेंगे तो जीडीपी, जीएनपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट ये कैलकुलेट करते हैं, ना कि इंडिविजुअली इनकम, इंडिविजुअल डिमांड और सप्लाई की बात करेंगे। ओके, सो हम अगर देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा समझ लें। इकोनॉमिस्ट थे रैगन फिश, 1933 में इन्होंने डिवाइड किया था मैक्रो इकोनॉमिक्स को, इकोनॉमिक्स के टू पार्ट को, माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो जो शब्द टर्म है, ये मैक्रो मतलब होता है लार्ज और माइक्रो मतलब होता है स्मॉल। माइक्रो इकोनॉमिक्स आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा, जिसमें हम स्टडी करते थे इंडिविजुअल डिमांड, इंडिविजुअल सप्लाई। लेकिन जब मैक्रो की बात करते हैं लार्ज, तो इसमें हम इंटायर इकोनॉमी को इंक्लूड करते हैं। पूरी की पूरी इकोनॉमी में अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक्स की बात करें, जो हम आगे पढ़ेंगे, तो हम सारी की सारी थ्योरी बेस्ड होगी जेएम कीन्स की। इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान था, इनको कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न मैक्रो इकोनॉमिक्स। इनकी बुक थी, एक बड़ी फेमस बुक थी, नाम था उसका जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट एंड मनी, जो कि पब्लिश्ड हुई थी 1936 में। तो इनकी थ्योरी काफ़ी हमारे लिए यूज़फुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स के इनको जनक कहा जाता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक अल्टरनेटिव नेम भी है, फॉर द ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको लर्न कर सकते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव हम क्या कह सकते हैं, थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। ओके, इसकी मीनिंग और स्कोप के बारे में समझते हैं हम। इसका स्कोप क्या क्या है, किस किस एरिया में इसकी स्टडी की जा सकती है, मैक्रो इकोनॉमिक्स कहाँ कहाँ यूजफुल है। मैक्रो इकोनॉमिक्स बेसिकली हमारी थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, जब हम एम्प्लॉयमेंट की बात करते हैं, ठीक, थ्योरी ऑफ नेशनल इनकम, और थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ मनी, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, थ्योरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। ये सारे सेक्टर्स में मैक्रो इकोनॉमिक्स की थ्योरियों को, टूल्स एंड टेक्निक को हम यूज़ करते हैं। थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, कैसे एम्प्लॉयमेंट को डिटरमाइन करते हैं, कैसे एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट को हम रिमूव करते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट करते हैं, नेशनल इनकम का कैलकुलेशन कैसे होता है, नेशनल इनकम जीडीपी क्या होती है, जीएनपी क्या होती है, जनरल प्राइस लेवल क्या होता है, इन्फ्लेशन वगैरह, ये सब चीज़ें हम इंक्लूड करते हैं इस पूरे मैक्रो इकोनॉमिक्स में। अगर हम ध्यान से देखें तो ये सारे के सारे हमारे चैप्टर्स भी हैं। जैसे नेशनल इनकम हमारा ये फर्स्ट यूनिट चल ही रहा है, मनी एंड बैंकिंग हमें पढ़ना है, थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड ये भी हमको लास्ट चैप्टर में पढ़ना ही है। हम डिफरेंस अगर देखें मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड माइक्रो इकोनॉमिक्स में, बेसिकली मीनिंग में डिफरेंस है। मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है, माइक्रो इकोनॉमिक्स इट इज़ द स्टडी ऑफ इंडिविजुअल इकोनॉमिक यूनिट्स ऑफ एन इकोनॉमी। किसी भी इकोनॉमी में की इंडिविजुअल बेसिस पर जब हम चीज़ों को स्टडी करते हैं तो उसको कहते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स। जब हम होल इकोनॉमी की स्टडी करते हैं तब वहाँ पर वो टर्म यूज होता है मैक्रो इकोनॉमिक्स। एग्रीगेशन, इट इज डील्स विद द इंडिविजुअल यूनिट, इंडिविजुअल डिमांड पर, इंडिविजुअल सप्लाई पर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स डील करता है एग्रीगेट ऑफ डिमांड, एग्रीगेट ऑफ सप्लाई, नेशनल इनकम, बजट, एटसेट्रा।
सेंट्रल प्रॉब्लम, जैसे मैक्रो इकोनॉमिक्स में सेंट्रल प्रॉब्लम्स क्या होती थी, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस, ये इंडिविजुअल बेसिस पे प्रॉब्लम का सलूशन देती थी। लेकिन मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है ये नेशनल लेवल पर किसी भी गवर्नमेंट को या फिर बड़े स्टेट को ये पॉलिसी बनाने में मदद करती है कि वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट कैसे हो। इसकी प्रिंसिपल, इसकी पॉलिसीज यूज की जाती है मैक्रो लेवल पर। डिटर्मिनेंट, पॉइंट फिफ्थ की अगर हम देखें, प्राइस इज द डिटर्मिनेंट टू सॉल्व द प्रॉब्लम। माइक्रो इकोनॉमिक्स में ये इम्पोर्टेंट डिफरेंस है कि यहाँ पर प्राइस जो होता है डिटरमाइन करता है प्रॉब्लम के सोल्यूशन के लिए। व्हाट आर द प्रॉब्लम, वो माइक्रो इकोनॉमिक्स की सेंट्रल प्रॉब्लम्स होती हैं, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस। लेकिन यहाँ पर क्या प्रॉब्लम का सोल्यूशन कौन देता है, इनकम। यहाँ पे इनकम डिटरमाइन करता है सारे के सारे प्रॉब्लम्स को, सेंट्रल इकोनॉमिक प्रॉब्लम जो होती है उनको डिटरमाइन करता है इनकम। मेथड ऑफ स्टडी, 6 पॉइंट, इट यूज पार्शियल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। इसमें पार्शियल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस किया जाता है। इट शोज द इफेक्ट ऑफ वन फैक्टर ऑन द स्टडी एज्यूमिंग अदर थिंग्स बीइंग इक्वल। अगर अदर थिंग बीइंग इक्वल है, जैसे लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं, तो वहाँ पर इसकी स्टडी की जाती है। लेकिन जब मैक्रो इकोनॉमिक्स की हम देखते हैं, इट यूज जनरल इक्विलिब्रियम एनालिसिस। जनरल इक्विलिब्रियम का एनालिसिस होता है वहाँ पर। इंटरडिपेंडेंस अमंग द मैक्रो इकोनॉमिक्स वेरिएबल लाइक इनकम, टोटल आउटपुट मतलब जीडीपी, कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर, इन सब चीज़ों में इक्विलिब्रियम की स्टडी करते हैं। अल्टरनेटिव नेम, ये भी एक इम्पोर्टेंट डिफरेंस है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को हम कहते हैं प्राइस थ्योरी यहाँ पर, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स का अल्टरनेटिव नेम है थ्योरी ऑफ इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। जैसा कि हम जानते हैं, माइक्रो मतलब होता है स्मॉल, ये ग्रीक वर्ड से बना है माइक्रोस, जबकि मैक्रो इकोनॉमिक्स मैक्रोस ग्रीक वर्ड से बना है जिसका मतलब होता है लार्ज। ये बेसिक था, डिफरेंस था माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स में। ये चीज़ें आप क्लास 11th में भी पढ़ चुके होंगे। अब मैं एक छोटी सी एक्सरसाइज आपके लिए दे रहा हूँ, आप वीडियो को रोक सकते हैं, इस एक्सरसाइज को सॉल्व करिए। आफ्टर दैट मैं इसका आंसर देता हूँ। ओके, आई थिंक आपने इसको समझ लिया होगा क्वेश्चंस को। अब इसके आंसर्स को टैली करते हैं कि जो आपने आंसर दिए हैं क्या वो सही आंसर है। आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय द क्लॉथ मिल, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी है, क्योंकि मिल जो है इंडिविजुअल डिमांड की, सप्लाई की बात कर रहे हैं। एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेस, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी का पार्ट है। प्राइस डिटर्मिनेशन ऑफ द गोल्ड ज्वेलरी, जो गोल्ड ज्वेलरी ये इंडिविजुअल डिमांड है। जनरल प्राइस लेवल, इन्फ्लेशन मैक्रो, पूरे ऑल ओवर कंट्री में जनरल प्राइस लेवल क्या चल रहा है उसको मेजर करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक स्टडी में। एग्रीगेट सप्लाई या फिर एग्रीगेट डिमांड, ये भी हमारा मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बाय द फैमिली हाउस होल्ड, फैमिली की बात आ रही है, इंडिविजुअल की बात आ रही है, तो यहाँ पर भी ये माइक्रो इकोनॉमिक्स स्टडी है। अनएम्प्लॉयमेंट इन एन इकोनॉमी मतलब इंटायर इकोनॉमी, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट है। गवर्नमेंट बजट, ये भी पूरी नेशन के लिए बनता है, कंट्री के लिए बनता है, इसको भी हम मैक्रो इकोनॉमिक्स का पार्ट कहते हैं। ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेस ऑफ इकोनॉमी, ये भी मैक्रो इकोनॉमिक का पार्ट है। शुगर इंडस्ट्री, ये माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी में इंक्लूड होगा, क्योंकि किसी भी स्टेट में या फिर सिटी में शुगर मिल, शुगर इंडस्ट्री की हम बात कर रहे हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा टॉपिक हम चेंज करते हैं। ग्रेट डिप्रेशन एंड इवेंट ऑफ केन्सियन बिलीफ, we talk about वर्ल्ड वॉर 1929, ये ईयर मोस्ट इम्पोर्टेंट ईयर है इकोनॉमिक हिस्ट्री में। 1929 वर्ल्ड वॉर का अंत हुआ था। लोग अदर कंट्रीज की अगर हम बात करें तो लोगों ने से पीपल्स ने अपने सारे पैसे, कंट्रीज ने अपने सारे पैसे को, इनकम के रिसोर्सेस को एक्सपेंड कर दिया था वार में।
अब उनके पास उतनी इनकम बची नहीं थी कि वो प्रोडक्शन में लगा सकें, लोगों की एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में लगा सकें, प्रोडक्शन कर सकें। तो पूरी ओवरऑल वर्ल्ड इकोनॉमी जो है ये डिप्रेशन में जाना शुरू कर गई। 1929 जो रिसेशन का पीरियड आया, इकोनॉमिक साइकिल होती है या बिजनेस साइकिल होती है 1929 से स्टार्ट हुई। उसमें पहले रिसेशन आता है, फिर डिप्रेशन हो जाता है, शुरू हो जाता है। 1929 में रिसेशन स्टार्ट हुआ और 31 और 33 तक पूरा का पूरी इकोनॉमी डिप्रेशन में चलेगी। डिप्रेशन का मतलब क्या होता है? डिप्रेशन का मतलब बेसिकली ये होता है कि लोगों के पास जॉब नहीं होती है, प्रोडक्शन लगातार कम होना शुरू कर देता है। अकेले यूएसए में जीडीपी काफी डिक्रीज कर गई थी और हम सबको जानते हैं कि वर्ल्ड की इकोनॉमी डिपेंड करती है यूएसए की इकोनॉमी। जो यूएसए की इकोनॉमी डिक्रीज की तो इसका असर इम्पैक्ट अदर कंट्रीज पर भी पड़ा। उस समय इकोनॉमिस्ट ने जो थ्योरी थी, जो सजेशन थे, जो पॉलिसीज थी, वो सुटेबल नहीं हो रही थी उस इकोनॉमिक कंडीशन पर। ये वो समय था जब किन्सियंस की थ्योरी को अडॉप्ट किया गया और उस थ्योरी को हमने जब अडॉप्ट किया तब पता चला कि अब वो समय आ गया था कि पुरानी जो इकोनॉमी की थ्योरी है, जो पुराने इकोनॉमिस्ट हैं, हमको थोड़ा सा चेंजेस लाने की जरूरत है। अगर आप ये पूरा का पूरा स्लाइड रीड आउट करेंगे तो आपको और समझ में आएगा। बाकी मैं इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ आगे। तो यहाँ पर दो थॉट सामने आया, पहला क्लासिकल स्कूल और दूसरा किन्सियन स्कूल। किन्सियन स्कूल क्लासिकल बिलीफ क्या कहता था 1929 से पहले? इकोनॉमिस्ट जैसे हमारे ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे एडम स्मिथ, जेम्स मिल्स, मार्शल, इन सब का कहना ये था कि जो भी आपका प्रोडक्शन हो उसको आप मार्केट के भरोसे छोड़ दीजिए। डिमांड और सप्लाई पूरी की पूरी इकोनॉमिक सिचुएशन को ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेंगे। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इनका मेन मोटिव रहता था। लेकिन किसी ने ये बताया कि मार्केट एडजस्ट नहीं कर सकता है डिमांड और सप्लाई को। डिमांड और सप्लाई को अगर हमें कहीं डिमांड इंक्रीज करनी है या सप्लाई को डिक्रीज या इंक्रीज करनी है तो गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है ये मेन मोटिव नहीं होना चाहिए हमारी बिजनेस का। इन्होंने क्या और बेसिकली क्या बताया, इन्होंने क्लासिकल बिलीफ ये कहता था कि हमारी जो इकोनॉमी है, economy in which the government does not interfere in the area of production, consumption and investment। तो क्लासिकल बिलीफ ये कहता था कि गवर्नमेंट का किसी भी तरीके का हस्तक्षेप, इंटरवेंशन नहीं होना चाहिए, ना तो प्रोडक्शन में, ना तो कंजम्पशन में, ना ही एक्सपेंडिचर में। ये की सारी चीज़ों को जो है मार्केट के भरोसे छोड़ना चाहिए। प्रोडक्शन कितना हो कितना नहीं हो ये मार्केट का डिसीजन होना चाहिए, और कंजम्पशन कितना हो कितना ना हो, एम्प्लॉयमेंट कितना जनरेट हो, रिसोर्सेज को हम यूटिलाइज कितना करें, ये सब जो चीज़ें हैं ये मार्केट के भरोसे होना चाहिए। और फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इज द नॉर्मल फीचर ऑफ दिस इकोनॉमी। फुल एम्प्लॉयमेंट का क्या मतलब यहाँ पर समझ रहे हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब जितना भी आपका रिसोर्सेज है उनको यूटिलाइजेशन को भी एम्प्लॉयमेंट कहेंगे, या फिर जितनी पॉपुलेशन है, सिटीजन है, जो भी जॉब में इन्वॉल्व है ये भी एम्प्लॉयमेंट में आएगा। तो फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम नॉर्मल सिचुएशन होनी चाहिए, होती है क्लासिकल बिलीफ में। जबकि ने कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट ये जरूरी नहीं है, फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम जरूरी नहीं है। यहाँ पर दो बातें पर स्ट्रेस है, पहला तो फुल एम्प्लॉयमेंट और दूसरा इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द इक्विलिब्रियम? इक्विलिब्रियम का मतलब ये होता है जब भी किसी इकोनॉमी में जितनी डिमांड है और उतनी ही सप्लाई हो, वो सिचुएशन इक्विलिब्रियम की कहलाती है।
और फुल एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है कि आपके रिसोर्सेज को 100% यूटिलाइज कर लिया गया हो। तो किन्सियन ने ये कहा कि फुल एम्प्लॉयमेंट के बिना भी, यानी कि अंडर एम्प्लॉयमेंट या फिर ओवर एम्प्लॉयमेंट के पहले भी आपका इक्विलिब्रियम एग्जिस्ट कर सकता है। और ऐसी सिचुएशन में गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जरूरी है। जैसे कि अब ये सिचुएशन हम कंपेयर करें कोविड-19 के समय की सिचुएशन को। कोविड-19 की सिचुएशन में लोगों का प्रोडक्शन कम, मार्केट में प्रोडक्शन कम है, लोग परचेस कम कर रहे हैं। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कहीं ना कहीं गवर्नमेंट जो है अपनी जीडीपी का 10% या फिर 20%, ये जो जीडीपी का 10 और 20% शेयर है, इसको इन्वेस्टमेंट कर रही है प्रोडक्शन के लिए, इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ऐसी ही सिचुएशन उस समय भी थी कि ना तो लोगों के पास पैसा था, बड़े बड़े बिजनेस यूनिट बंद हो रहे थे। तो ऐसी सिचुएशन में अगर गवर्नमेंट गरीबों के लिए जो अपनी जॉब लॉस कर चुके हैं उनके लिए अगर कुछ करती तो ये इकोनॉमी के लिए अच्छा था, जबकि क्लासिकल बिलीफ ये ऐसा नहीं मानता था। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझते हैं क्लासिकल स्कूल्स और किन्सियन स्कूल्स में क्या था। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लासिकल स्कूल कहता था कि जिसमें पुरानी इकोनॉमिस्ट थे, ग्रेट इकोनॉमिस्ट थे, assume that economics is always full employment equilibrium whereas AD equal to AS, यानी एग्रीगेट डिमांड आपका और एग्रीगेट सप्लाई दोनों इक्वल होगा और फुल एम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन होगी। जबकि किन्सियन ने कहा ऐसा जरूरी नहीं है। इट बिलीव्स दैट द इकोनॉमी एट अ फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम वेयरएज AD इक्वल टू AS, और ओवर एम्प्लॉयमेंट भी हो सकता था इक्विलिब्रियम के, वेयर AD एग्रीगेट डिमांड, मतलब टोटल डिमांड जो है आपकी ज्यादा हो एग्रीगेट सप्लाई से, और इसका उल्टा अंडर एम्प्लॉयमेंट भी में जब एग्रीगेट सप्लाई मोर देन एग्रीगेट डिमांड। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज दैट आपने टिन पेन का प्रोडक्शन करना शुरू किया। एक इकोनॉमी है जिसमें आपको केवल 10 पेन को आप प्रोडक्शन करना है। सपोज दैट आप 10 पेन का प्रोडक्शन करने की स्टार्टिंग कर रहे हैं, और 10 पेन का प्रोडक्शन करने के लिए जो भी आपको रॉ मटेरियल्स चाहिए, जो भी आपको लेबर चाहिए, उसको आपने यूज किया। तो आपने मार्केट में जब देखा वहां पे 10 पेन की ही डिमांड थी, लोगों को 10 पेन की ही जरूरत थी, आपने उतनी ही पेन का प्रोडक्शन किया, और उस पेन के प्रोडक्शन करने के लिए आपने सारे रिसोर्सेस को यूटिलाइज किया। अब ये सिचुएशन क्या कहलाएगी? ये सिचुएशन कहलाएगी जितनी डिमांड थी उतनी ही सप्लाई। यानी कि अगर 10 पेन का प्रोडक्शन होना था, 10 पेन की जरूरत थी, तो आपने 10 पेन का ही प्रोडक्शन किया, और इस 10 पेन के प्रोडक्शन में आपने सारे के सारे रिसोर्सेज को एम्प्लॉयड किया, सारे रिसोर्सेज को यूज किया। लेकिन ऐसा सिचुएशन भी हो सकती है कि जब आप प्रोडक्शन एक्सेप्ट किया था कि मार्केट में 10 प्रोडक्शन की डिमांड है, जब आप उसको प्रोडक्शन स्टार्ट किया, आपने 10 प्रोडक्शन का रॉ मटेरियल लिया, एम्प्लॉयमेंट लिया, सबको यूज करते हुए आपने 10 प्रोडक्शन को स्टार्ट किया। लेकिन जब भी आपने देखा, जब प्रोडक्शन सप्लाई आपने की, इस 10 पेन के प्रोडक्शन के सप्लाई में आपके के सारे रिसोर्सेज यूटिलाइज हो गए। ये सिचुएशन भी कहलाएगी जितनी डिमांड की था उतना ही आपने सप्लाई कर दिया। लेकिन जब मार्केट में एक्चुअल में देखा गया तो वहां पे 10 पेन की प्रोडक्शन की सोर्सेस की जगह लोगों को 12 पेन की जरूरत थी। 12 पेन की जरूरत थी, वहां पे सप्लाई डिमांड ज्यादा हो गई। लेकिन आप अगर हम उसके पहले देखते हैं, 12 पेन के पहले यहाँ पर जितनी सप्लाई डिमांड थी उतना आपने सप्लाई किया था। लेकिन उसके बाद की सिचुएशन क्या हो गई? डिमांड ज्यादा हो गई और सप्लाई कम हो गई। तो यहाँ पर हमारा रिसोर्सेज फुलर यूटिलाइज हो गया, अब हमारे पास रिसोर्सेज बचे नहीं। तो यहाँ पे हम ये कह सकते हैं फुल एम्प्लॉयमेंट हो चुका था बिफोर एक्चुअल डिमांड के ही।
और हमने उतनी सप्लाई ही कर दी थी। तो अब ऐसी सिचुएशन अगर है कि डिमांड अभी भी ज़्यादा है और सप्लाई रिसोर्सेज हमारे कम ख़त्म हो गए हैं, तो ऐसी सिचुएशन को करेक्ट करने के लिए गवर्नमेंट को ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, या फिर प्रोडक्शन जो है बिजनेस यूनिट है उनको भी प्रोडक्शन करना पड़ेगा, मीट टू ऑयल प्रोडक्शन। इसका अपोजिट अगर हम देखते हैं, सप्लाई ज़्यादा अगर हम कर रहे हैं और डिमांड कम है, सपोज दैट ऐसी भी सिचुएशन हो सकती है कि जब हम 10 पेन का प्रोडक्शन स्टार्ट करते हैं, हमने एक्सेप्ट किया था 10 पेन की ही मार्केट में डिमांड है, हम प्रोडक्शन स्टार्ट किया, लेकिन प्रोडक्शन से पहले ही 8 प्रोडक्शन हम देख रहे हैं 8 पेन की ही ज़रूरत है मार्केट में, तो 8 पेन की ही ज़रूरत है। तब फिर हमारे 2 पेन के लिए जो भी रॉ मटेरियल है या फिर एम्प्लॉयमेंट है वो सब बचे रह गए, हमारे पास अभी रिसोर्सेज यूटिलाइज नहीं हुआ, यानी कि हमारा फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज अभी बचा हुआ है। ऐसे में हम क्या कर सकते हैं, ऐसे सिचुएशन में फिर गवर्नमेंट को करना पड़ेगा कि या फिर बिजनेस यूनिट को है कि लोगों में ज़रूरत पैदा करें कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट को यूज़ करें और ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन बढ़ाया जा सके। सेकेंड पॉइंट पर बात करते हैं, बिकॉज देयर इज ऑलवेज ए फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम इन इकोनॉमी, हेंस गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर, क्योंकि फुल एम्प्लॉयमेंट इक्विलिब्रियम होता है और इसीलिए गवर्नमेंट को यहाँ पे इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं थी। इफ देयर इज डिसइक्विलिब्रियम, it will be automatically corrected by the market forces of demand or supply. If we talk about the market forces, there are two type of forces. One is the demand, second is the supply. डिमांड और सप्लाई इस सिचुएशन को करेक्ट करते थे जब भी डिसइक्विलिब्रियम रहता था। डिसइक्विलिब्रियम का मतलब क्या है, जब भी डिमांड ज़्यादा है या सप्लाई ज़्यादा है, या डिमांड कम है या सप्लाई ज़्यादा है, दोनों में अगर इम्बैलेंस रहता है तो इस चीज़ को करेक्ट करती थी मार्केट। यानी कि अगर एक हम इस छोटे से मार्केट की बात करें, जहाँ पर वेजिटेबल मार्केट की बात करें, कि अगर वहाँ पर सपोज दैट पोटैटो है, पोटैटो का अगर हमारे पास डिमांड कम हो गया तो सप्लाई भी कम हो जाती है, और डिमांड जब ज़्यादा होता है तो सप्लाई भी ज़्यादा हो जाती है। लेकिन आफ्टर 1929 के बाद ये सिचुएशन नहीं थी कि डिमांड और सप्लाई ये जो है मार्केट को इक्विलिब्रियम में ला सकें। On the other hand, Keynesian स्कूल की बात करें तो गवर्नमेंट डज नॉट इंटरफेयर विद द एक्सेस डिमांड और डिफिशिएंट डिमांड। तो गवर्नमेंट इसमें जब भी एक्सेस डिमांड हो या फिर डिफिशिएंट डिमांड हो, गवर्नमेंट को इसमें इंटरफेरेंस करना पड़ता था। ये 1930 बिलीफ था, लेकिन 1939 और 30 के बाद ये इकोनॉमी डिफरेंट हो गई। अगर इसका ग्राफ प्लॉट करें प्राइस से रिलेटेड, तो क्लासिकल बिलीफ के अकॉर्डिंग ये परफेक्टली इनइलास्टिक था एग्रीगेट सप्लाई। इट मीन्स प्राइस का जितना भी आपका इंक्रीज करता रहे, लेकिन से सप्लाई आपकी कांस्टेंट रहती थी। दी अदर हैंड किंसियन का बिलीफ ये था कि जब एक समय तक ये प्राइस इलास्टिक रहती है, मतलब प्राइस के अकॉर्डिंग सप्लाई वेरी करती है, उसके बाद ये फ्री हो जाती है। लास्ट पॉइंट, एग्रीगेट सप्लाई एएस is the perfectly inelastic, implying the supply cannot change as there is full employment equilibrium। मतलब प्राइस के रिलेशन अगर हम इसका समझें तो सप्लाई हमारी चेंज नहीं होती थी, लेकिन एग्रीगेट सप्लाई इज इलास्टिक इन द बिगिनिंग। क्रिश्चियन बिलीफ में बिगिनिंग में ये इलास्टिक रहती है, फिर उसके बाद आफ्टर दैट इट बिकम्स इनइलास्टिक आफ्टर फुल यूटिलाइजेशन इक्विलिब्रियम इज अटेन्ड। जब भी फुल इक्विलिब्रियम हो जाता था, फुल एम्प्लॉयमेंट हो जाता था, रिसोर्सेस को हम फुल यूटिलाइज कर लेते थे, उसको कर लेते हैं, तो उसके बाद जो है ये एग्रीगेट सप्लाई जो है ये उसका रिलेशन प्राइस से नहीं रह जाता है, इनइलास्टिक होती है। एक छोटी सी एक्सरसाइज है आपके लिए,
आप वीडियो को थोड़ी देर रोक सकते हैं और इस एक्सरसाइज को सॉल्व करते हैं। मैं फिर इसके बाद इसका सबका आंसर आपको बताता हूँ। ओके, आई थिंक आपने सॉल्व कर लिया होगा। ये है इसके आंसर। तो फर्स्ट का आंसर है, अकॉर्डिंग टू क्लासिकल थ्योरी इकोनॉमी ऑलवेज ऑपरेट एट फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। ये मेन कैरेक्टरिस्टिक है क्लासिकल बिलीफ का। ग्रेट डिप्रेशन सेकंड ऑफ 1929 लीड टू persistent fall in the आउटपुट का मतलब जीडीपी, एम्प्लॉयमेंट एंड इनकम लेवल। अकॉर्डिंग टू केन्सियन थ्योरी एंड इकोनॉमी में फंक्शन एट लेस देन फुल एम्प्लॉयमेंट लेवल। फिफ्थ, classical theory is based on assumption that supply create its own demand. आई होप आपको ये चैप्टर फर्स्ट कंप्लीटली समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच।